दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड परीक्षा, टीजीटी पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट, जिसमें हम वन्य जीव अभयारण्य और जैव विविधता एवं पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के भारत के भूगोल खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 7। सबसे पहले आइए वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा एक सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन है आपके राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क या गोविंद नेशनल पार्क। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गंगोत्री नेशनल पार्क। दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम सभी उद्यानों का, राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्रफल देखें तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 2390.02 वर्ग किलोमीटर, गोविंद नेशनल पार्क का 472.08 वर्ग किलोमीटर और नंदा देवी का क्षेत्रफल 624.6 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री नेशनल पार्क का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में अवस्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान अब वर्तमान स्थिति ये है कि ये जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है और अब ये 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आ गया है। पहले जहां इसका उत्तर जम्मू कश्मीर था, अब हेमिस राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान स्थिति ये है कि ये लेह जनपद में, जो कि लद्दाख में है, वहाँ पे स्थित है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस उद्यान का नाम हेमिस के प्रसिद्ध बौद्ध मठ हेमिस मठ के नाम पर रखा गया है और इसको हेमिस हाई अल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण एशिया का दूसरा और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों अब वर्तमान में लेह जनपद में लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में 2014 तक कितने राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित किए गए थे। ऑप्शन देखिए, 96, 98, 100 या 103। तो उत्तर है दोस्तों, भारत में वर्ष 2014 तक 103 राष्ट्रीय उद्यान जो है अधिसूचित किए गए थे। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन दिसंबर 2020 तक इनकी स्थिति 104 उद्यान अधिसूचित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 43,716 वर्ग किलोमीटर है। तो वर्तमान में 2020 की स्थिति है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित हैं या नोटिफाइड हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 2014 के अनुसार निम्नलिखित संघ क्षेत्रों में किसमें वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्रफल आता है। ऑप्शन है चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली या पुडुचेरी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दादरा और नगर हवेली। दोस्तों देखा जाए तो वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्रफल वाला यूनियन टेरेटरीज दादरा और नगर हवेली है, जहां पर 92.16 वर्ग किलोमीटर जो है वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत क्षेत्रफल आता है। इसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली और फिर पुडुचेरी का स्थान आता है। दोस्तों इस संदर्भ में देखा जाए तो गुजरात राज्य जो है ये भारत में शीर्ष स्थान पर है। याद रखिएगा, गुजरात में दोस्तों देखा जाए तो सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत क्षेत्रफल आता है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को जब एक कर दिया गया है, एक यूनियन टेरेटरीज बना दिया गया है, तो दमन और दीव में 2.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत है। तो याद रखिएगा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो विकल्प में दिए गए हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली और पुडुचेरी, इन केंद्र शासित प्रदेशों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत दादरा और नगर हवेली में है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति 1952 ने देश के वनों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। कौन सा राष्ट्रीय वन नीति में प्रस्तुत एक वर्ग नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति ने भारत के वनों को 4 भागों में या 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। इसमें देखिए कौन सा वर्गीकृत नहीं है इसमें। एक तो संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान या ग्राम वन। तो दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत जो भारत को 4 क्षेत्रों में या 4 वर्गों में वनों को बांटा गया है, उसमें नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति 1952 में वर्गीकृत वनों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क नहीं आते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैले नेशनल पार्क के रूप में अस्तित्व में आया था, जिसको अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कहा जाता है, और ये वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए नोकरेक मेघालय सही सुमेलित है, मानस उत्तराखंड सही सुमेलित नहीं है, सिमलीपाल ओडिशा सही सुमेलित है, और अगस्त मलाई केरल सही सुमेलित है। तो देखिए दोस्तों मानस उत्तराखंड में नहीं बल्कि कहाँ पर, असम राज्य में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, मानस उत्तराखंड में नहीं बल्कि असम में है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मानस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र असम में है, और ये अभ्यारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, बाघ की आरक्षित परियोजना और हाथियों का आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और ये मुख्य रूप से एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास स्थल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। पेरियार ये आपका केरल राज्य में स्थित है। बांदीपुर, तो बांदीपुर आप जानते हैं कि कर्नाटक में है दोस्तों, और केबुल लामजाओ ये मणिपुर में स्थित है। तो देखिए सही मिलान हो जाएगा 2, 4, 1 और 3, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार फिर से, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में, पेरियार केरल में, बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में, और केबुल लामजाओ ये मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन एक सुमेलित है? निम्नलिखित में से आपको बताना है। देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ ये आपका सही सुमेलित है। इंद्रावती झारखंड, तो इंद्रावती झारखंड में नहीं है बल्कि ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ओरांग मेघालय में नहीं बल्कि असम में स्थित है ओरांग। और नामदफा दोस्तों, नामदफा असम में जो दिया है ये नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा कांगेर घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, इंद्रावती भी छत्तीसगढ़ में है, ओरांग असम में स्थित है, और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से केवल एक जो सुमेलित है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कांगेर छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर दीजिए। देखिए सूची 1 में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी अवस्थिति। तो देखिए दोस्तों नोकरेक आपका मेघालय राज्य में स्थित है, तो ए का चौथा हो जाएगा। मानस आप जानते हैं कि मानस जैवमंडल रिजर्व ये असम में स्थित है। इसके अलावा सिमलीपाल ओडिशा में और अगस्त मलाई ये केरल में स्थित है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? सही सुमेलन हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। तो देखिए 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए दोस्तों उत्तराखंड राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो उत्तराखंड में आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ए का चौथा हो जाएगा। राजस्थान में, तो राजस्थान में आपका राजीव गांधी यानी कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान में है।
अरुणाचल प्रदेश में आप जानते हैं कि नामदफा है और उड़ीसा में सिमलीपाल स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4, 3, 1 और 2 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, राजीव गांधी या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, सिमलीपाल उड़ीसा में और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। तो ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये ओडिशा राज्य में स्थित महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। इसमें देखिए आपको सूची 1 में पक्षी विहार या वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और सूची 2 में राज्यों से इनका सुमेलन कराना है। देखिए केवला देवघाना पक्षी विहार ये आपका दोस्तों राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा, ए का तीसरा हो जाएगा। सुल्तानपुर पक्षी विहार ये हरियाणा राज्य में स्थित है। तो देखिए सुल्तानपुर पक्षी विहार ये हरियाणा राज्य में स्थित है। इसके अलावा नंदा देवी आप जानते हैं कि उत्तराखंड में स्थित है और बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। तो देखिए 3, 1, 4, 2 कौन सा विकल्प आपका सही आता है? ये है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। केवला देवघाना पक्षी विहार राजस्थान में, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में, नंदा देवी अभ्यारण्य उत्तराखंड में और बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है। ये पूछा गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते हैं काजीरंगा गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में स्थित है। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यानी विश्व विरासत स्थल, और यहाँ विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसका क्षेत्रफल 858.98 वर्ग किलोमीटर है और 1974 में इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? यहाँ पर देखिए शीत मरुस्थल, देहांग देवांग, खंचचेंड जोंगा और नंदा देवी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? खंडचेंड जोंगा ये जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है सबसे अधिक ऊंचाई पर है। ये कहाँ है? तो खंडचेंड जोंगा दोस्तों ये सिक्किम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा सिक्किम में है, और ये भारत का सबसे ऊंचा आरक्षित जीवमंडल क्षेत्र है। इसमें विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा जो कि 8,586 मीटर है, यहीं पर स्थित है। और इस जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी WNBR में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य में स्थित खंडचेंड जोंगा बायोस्फीयर रिजर्व सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद आइए देखते हैं जैव विविधता और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली यानी एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? ऑप्शन है IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, NIRS देहरादून या IPCS मुंबई। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी IPCS मुंबई में दोस्तों पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या और पर्यावरण केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो ये देखिए सही उत्तर हो जाएगा, सही कथन है। भारत में टाइगर परियोजना टाइगर या प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू की गई थी, ये भी सही है। और बाघ परियोजना को बाघों और उनके शिकार से सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 यानी तीनों ही विकल्प आपके सही हो जाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों आप व्याख्या देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 को जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। इसके लिए जैव विविधता प्रेम है, जैव विविधता जीवन है, इस नारे को अपना मुख्य वाक्य माना था। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1973 में शुरू की गई थी।
इसका उद्देश्य बाघों को शिकार से सुरक्षा और बाघ बचाओ परियोजना प्रदान करना है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए दोस्तों, जीएस और जीके के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है। जैव विविधता या जैवी विविधता अधिनियम भारत की लोकसभा ने किस वर्ष पारित किया था? ऑप्शन है 2005, 2001, 2002 या 2007। तो सही उत्तर है दोस्तों, जैव विविधता अधिनियम भारत सरकार द्वारा 2002 में पारित किया गया था। जैव विविधता या जैवी विविधता अधिनियम भारत की लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः 2 और 11 दिसंबर 2002 को पारित किया। सबसे पहले अमेरिकी वनस्पति शास्त्री वाल्टर जी रोसेन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। और दोस्तों, विश्व जैव विविधता दिवस याद रखिएगा प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? आपको बताना है। ऑप्शन है 1972, 1986, 1992 या 1994। तो सही उत्तर है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम या द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है और भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। इसे 1972 में हुए स्टॉक सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। और ये अधिनियम यानी 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये अधिनियम पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने, संरक्षण करने और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के उपाय करता है। वर्ष 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की स्थापना की गई और 1992 में राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो सही उत्तर है वन्य जीव 1972। वन्य जीव 72 याद रखिएगा दोस्तों, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया और इसके तहत दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार को प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट या तप्त स्थल पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? देखिए, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, सुंदरवन या साइलेंट घाटी। तो सही उत्तर है दोस्तों सुंदरवन। देखिए, सुंदरवन हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। सुंदरवन आप जानते हैं एक मैंग्रोव वन क्षेत्र है। ये भारत और बांग्लादेश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं, जिनके नाम पर ही इन वनों का नाम सुंदरवन पड़ा है और ये पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा, सुंदरवन दोस्तों हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट में नहीं है, जबकि अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और साइलेंट वैली ये पश्चिमी घाट में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, जैविक विविधता हॉट स्पॉट संबंधित नहीं है। हिमालय से, पश्चिमी घाट से, उत्तर पूर्व से या विंध्यन से। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है जैविक विविधता हॉट स्पॉट जो है ये पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जैविक विविधता हॉट स्पॉट संबंधित नहीं है तो विंध्यन से ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि भारत में जैव विविधता के 4 हॉट स्पॉट हैं। इसमें पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व का भारत, म्यांमार क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और दोस्तों, हॉट स्पॉट या तप्त स्थल शब्द जो है वो पर्यावरण या जैव विविधता के क्षेत्र में ऐसे स्थलों को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता हो, स्थानीय जातियों की अधिकता, लेकिन इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता हो, ऐसे स्थलों को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरवन या ग्रेट निकोबार। तो सही उत्तर है नीलगिरी। और दोस्तों 1986 देखिए 1986 में भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में स्थापित किया गया था और वर्तमान में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आरक्षित जैव क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वर्तमान में भारत में स्थित हैं।
अगला प्रश्न है कि अगस्तमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या सिक्किम। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल में। देखिए दोस्तों, अगस्तमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के केरल राज्य में स्थित है, जिसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा 2001 में प्रदान किया गया था और ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत जैवमंडल रिजर्व के रूप में विश्व तंत्र की सूची में भी शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है पराकल, पेरियार, चंद्रप्रभा या कान्हा। तो सही उत्तर है पेरियार। देखिए दोस्तों, केरल का पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, जबकि काजीरंगा गैंडा संरक्षण के लिए, गिर एशियाई शेरों के लिए, सुंदरबन बाघ के लिए और पेरियार हाथी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मेघालय में नोकरेक है एक क्या? राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी बिहार, वन्य जीव अभ्यारण्य या जीव मंडल। तो सही उत्तर है दोस्तों, नोकरेक एक राष्ट्रीय उद्यान और जीव मंडल निश्चय दोनों है। तो इसमें ए और डी दो ऑप्शन सही होंगे। दोस्तों, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान या नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय के पश्चिमी गारो पहाड़ी क्षेत्र में तूरा चोटी से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और नोकरेक में रेड पांडा और एशियाई हाथी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान 47.48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और दोस्तों, नोकरेक जीवमंडल एवं राष्ट्रीय उद्यान दोनों है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है कहाँ पर? तो दोस्तों, सही उत्तर है कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है, इसमें सी और डी यानी लखनऊ और बंगलुरु दोनों का चयन किया जा सकता है और इसके लिए जो आपके लिए सही है कि ये भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान लखनऊ और बंगलुरु दोनों में है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा अपने संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है ये लखनऊ या बंगलुरु दोनों में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण यानी सेंट्रल गंगा अथॉरिटी CGA केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो सही उत्तर है 1985 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन फरवरी 1985 में किया गया था। इसकी स्थापना GAP यानी गंगा एक्शन प्लान के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए की गई थी और सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न तटवर्ती नदियों में से किस एक नदी का जल सबसे अधिक प्रदूषित हो चुका है? ऑप्शन है ताप्ती, मांडवी, पेरियार या नर्मदा। तो सही उत्तर है पेरियार। दोस्तों, पेरियार नदी उपयुक्त तटवर्ती नदियों में से एक है जिसका जल सर्वाधिक प्रदूषित है। पेरियार नदी केरल में प्रवाहित होती है। उसके प्रदूषण का मुख्य कारण घरेलू और औद्योगिक कचरे का नदी जल में निस्तारण और कृषि में उर्वरकों का अधिक प्रयोग किया जाना है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मूक घाटी आंदोलन संबंधित है। तो इसकी इंग्लिश भी जान लीजिए, साइलेंट वैली आंदोलन। ऑप्शन है केरल, राजस्थान, संयुक्त राज्य अमेरिका या कर्नाटक से। तो सही उत्तर है केरल से। दोस्तों, मूक घाटी आंदोलन या साइलेंट वैली आंदोलन केरल से संबंधित है। केरल सरकार ने 1970 के दशक में कुंथीपुझा नदी पर कुद्रेमुख परियोजना के अंतर्गत बिजली निर्माण के लिए बांध का प्रस्ताव रखा, जिसका स्थानीय लोगों, पर्यावरणविदों और वन वैज्ञानिकों ने विरोध किया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप से राज्य सरकार को परियोजना रद्द करना पड़ा। इसे ही साइलेंट वैली प्रोजेक्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में किसमें साइलेंट वैली प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
पेड़ों को बचाना, महिलाओं को बचाना, धर्म को बचाना या शिक्षा को बचाना? तो सही उत्तर है पेड़ों को बचाना। दोस्तों, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और पेड़ों का संरक्षण करना है। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जो अप्रैल 1973 में अलकनंदा नदी मंडल गांव से शुरू हुआ और वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस आंदोलन में लोग पेड़ों से चिपक कर उनको काटने से बचाते थे। इसके प्रमुख नेताओं में गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, सरलाबेन और मीराबेन आदि थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का न्यूनतम प्रदूषित नगर है? देखिए, आगरा, कानपुर, लुधियाना और फिरोजाबाद। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, फिरोजाबाद। दोस्तों, भारत का न्यूनतम प्रदूषित नगर फिरोजाबाद है। शेष तीनों बृहद औद्योगिक शहर हैं, फिरोजाबाद के सापेक्ष ये अधिक प्रदूषित हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा और गंदा जल प्रदूषित कर रहा है किसको? ऑप्शन देखिए, कावेरी नदी, यमुना नदी, नर्मदा या गोदावरी नदी। तो सही उत्तर है दोस्तों, दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा यमुना नदी को गंदा कर रहा है। दोस्तों, दिल्ली और आगरा शहर यमुना नदी के किनारे हैं, इसलिए दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा और गंदा जल यमुना नदी प्रदूषित हो रही है। यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत सरकार के क्लाइमेट एक्ट प्लान के 8 लक्ष्यों में शामिल नहीं है? देखिए, सोलर शक्ति, नाभिकीय शक्ति, वनीकरण और अपशिष्ट का ऊर्जा में परिवर्तन। तो सही उत्तर है दोस्तों, न्यूक्लियर पावर या नाभिकीय शक्ति भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 लक्ष्यों में शामिल नहीं है। जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय कार्य योजना के जो 8 लक्ष्य हैं उनमें राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान मिशन शामिल हैं। इसमें नाभिकीय शक्ति शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभी तक स्थापित आरक्षित जीवमंडल से संबंधित नहीं है? देखिए, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, नंदा देवी या कच्छ की खाड़ी। तो सही उत्तर है कच्छ की खाड़ी। दोस्तों, कच्छ की खाड़ी नहीं बल्कि कच्छ के रण को आरक्षित जैवमंडल क्षेत्र में शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व यानी 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा जलयानों और अपतटीय मंचों से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण भारत सरकार द्वारा होता है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958, तट रक्षक अधिनियम 1950, समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976 या भारतीय पत्तन अधिनियम 1908। तो सही उत्तर है मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958। इसके द्वारा दोस्तों जलयान और अपतटीय मंचों से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण भारत सरकार द्वारा होता है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? ऑप्शन है हिमालय, छोटा नागपुर पठार, मैसूर का पठार या विंध्य पठार। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार। दोस्तों, छोटा नागपुर पठार खनिजों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, इसलिए इन खनिजों के निष्कर्षण के लिए इस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां अत्यधिक बढ़ गई हैं, जिसका दुष्परिणाम वहां के पर्यावरण पर पड़ रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में देखा जाए तो छोटा नागपुर पठार में पर्यावरणीय निम्नीकरण यानी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन अत्यधिक है। तो दोस्तों, ये था आज का सेट। इसमें आपने भारत के भूगोल खंड के अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछे जाने वाले वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव विविधता और पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।